हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमंड ई हब। आज हम केकेटी कार्यशकुन टकर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसकी क्या कंडीशंस होती हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। ऑल्सो इससे पहले हम फ्रिट्जॉन एफजे मेथड जो होता है वो भी हम अच्छे से कर चुके हैं। ये उसके आगे का होता है, तो आप वो भी अच्छे से जाके आई बटन से समझ लेना, क्योंकि आपको वो समझ आ गया ना तो ये समझ लो 90% केकेटी हो गया, क्योंकि वो सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, हल्का सा लास्ट के अंदर चेंज होता है, बट एफजे अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो मतलब ये समझ में आ गया। बाकी मैं इसके अंदर भी बहुत डिटेल्डली आपको समझाऊंगी, बट अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक जो है मैं आपको शॉर्ट के अंदर फिर से बता दे रही हूँ केकेटी कंडीशंस क्या होती हैं। यू आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, जहाँ सारे यू आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होने चाहिए। ये यू आई डेल एफ ऑफ एक्स बार, ये सब क्या होते हैं, ये हम एफ जे वाली जो आपकी वीडियो है उसमें हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो मैं यहाँ रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप वहाँ से समझ लेना। ठीक है, ये यू आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो और सारे यू आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये दोनों हमारे पास एफ जी में भी सेम कंडीशंस होती है, हम देख चुके हैं। देन एफ जे में जो के टी और एफ जे में मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर है कि यू नॉट डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n यू आई जी आई ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारे पास एफ जे की कंडीशन होती है। यहाँ पे के टी में क्या मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये यू नॉट होना है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कि एफ जे के अंदर ऐसा नहीं होता, यू नॉट कुछ भी हो सकता है, लेकिन के टी में हमेशा यू नॉट को 1 लेते हैं। तो हम ये चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप लिख रहे हो के टी के लिए सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा मेंशन करना कि यू नॉट जो है वो हमारा 1 है। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा कंडीशन होती है कि यू आई, ये यू आई है ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो फिर ये के टी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं और ढंग से समझते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वगैरह का क्या मतलब है। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मिनिमाइज करना है इस इक्वेशन को सब्जेक्ट टू दीज 3 इक्वेशंस। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हम एफ एफ एक्स लेंगे, और जो इनइक्वालिटीज़ वाली होती है इसको हम जी आई ऑफ एक्स लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी तक हम जितने क्वेश्चन करें उसमें सारे में लेस देन इक्वल्स टू का साइन था जो कंस्ट्रेंट्स है उसमें, लेकिन यहाँ इक्वल्स टू का साइन है, तो इसको हम जी आई ऑफ एक्स नहीं लेंगे, इसको हम एच ऑफ एक्स लेंगे। ठीक है, जहाँ इनइक्वालिटी है जैसे ये है इसको हम जी आई ऑफ एक्स ही लेंगे, लेकिन जो इक्वालिटी का जहाँ पे साइन आ गया वो एच ऑफ एक्स हो गया। ओके, एक्स बार हमें पॉइंट गिवन है 4/5 और 8/5। अब सेम हम एफ जी की तरह करेंगे कि जो फंक्शन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम एफ ऑफ एक्स लेंगे, कंस्ट्रेंट्स को जी आई ऑफ एक्स लेंगे जहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन था। ठीक है, और जो इक्वल्स टू वाला था उसको हमने एच ऑफ एक्स लिया है। ठीक है, ये देखो x1 + 2x1 इक्वल्स टू 0, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू x1 + 2x2। ठीक है, ये हमने पॉइंट लिख, यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स g1 ऑफ एक्स, g2 ऑफ एक्स, g3 ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स मिल गया। इसके साथ ही हमें पॉइंट गिवन था 4/5 और 8/5, इसको हमने एक्स बार लिया और M4 आ गया। ये M4 मैंने आपको बताया था एफ जी में भी कि जितने भी हमारे पास यहाँ जी आई और एक्स आते हैं, जी आई ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, इसके काउंट करके नंबर ऑफ कितनी इक्वेशंस बन रही है ये हम यहाँ लिखते हैं m = 4 में। इससे हमें पता लगता है कि जो हम फाइंड करना है u1 u2 u3 वो कहाँ तक फाइंड करना है। ये 4 है तो मतलब हमें u4 तक फाउंड करना है। ठीक है, ये करके एफ जी की तरह हम क्या करेंगे, सारे जी आईज़ के अंदर ये एक्स की वैल्यू डालेंगे एक्स बार की, और चेक करेंगे वो इक्वल्स टू 0 है या नहीं, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि यू आई जी आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जी आई ऑफ एक्स क्या था हमारा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर -5। यहाँ हमने इसकी वैल्यू डाली 0.4/5 और 8/5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 -5। ठीक है, ये आया, हमने इक्वेशन सॉल्व करी, मतलब ये जो वैल्यूज़ है इसको सॉल्व करी तो हमें वैल्यू क्या मिल गई -9/5, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यू आई जी आई ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 0, हमें ये पता है, हमें आगे पता चल गया कि जी आई ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब कि यू आई ऑफ एक्स
यू आई जो है वो इक्वल्स टू 0 है। यहाँ यू आई की क्या वैल्यू है 1, तो इसका मतलब कि u1 जो है वो हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है। इसी तरह हम g2 की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स बार। g2 हमारा फंक्शन क्या था माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 4/5, तो ये वैल्यू बन गई -4/5। ऐसे ही x3 की वैल्यू हमने निकाली और ये तीनों नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई। तो इससे हमें पता लग गया इस इक्वेशन का यूज़ करके कि u1, u2, u3 तीनों ही वैल्यू 0 हैं। ठीक है, तो हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डेल जी आई ऑफ एक्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब हम फंक्शन डेल ऑफ एक्स निकालते हैं। मैंने बताया था इसमें पहले x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, देन x2 के रिस्पेक्ट में, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। ये देखो हमारा फंक्शन ये था x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। इसको पहले x1 के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल एफ ऑफ x1 क्या आएगा हमारा 2x1 प्लस x2 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं। ऐसी डेल एफ ऑफ डेल x2 क्या आएगा, f का डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x2, यह आ जाएगा 2x2। ठीक है, तो हमने ये सेम यहाँ लिखा है, पहले x1 के लिए फिर x2 के लिए। इसके अंदर वैल्यू सपोर्ट करो 4/5 और 8/5, तो हमारे पास ये आ गया। ऐसे ही एच ऑफ एक्स के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x1 और x2। ठीक है, x1 में करेंगे तो 1 आएगा, x2 के लिए करेंगे तो 2 आएगा। ये वैल्यूज़ हमारे पे डायरेक्टली आ गई। x के लिए कुछ लगाने के लिए है नहीं यहाँ पे, x1 x2 कुछ भी नहीं है ना, तो डायरेक्ट यही वैल्यू गई। देन ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ये एफजीएस से आई थी। हम जानते हैं कि टी के लिए भी ये नेसेसरी कंडीशन होती है, बस ये यू नॉट को 1 लेना होता है। तो आप चाहो तो इसको एफ जी की तरह सेम ही कंडीशन ले लो और बाद में यू नॉट इक्वल्स टू 1 लेट कर लो, या फिर स्टार्टिंग में ही इसको ना लिखो, सिर्फ डेल एफ ऑफ x1 प्लस वी ये वाली इक्वेशन लिखो। ठीक है, इस तो मैं यहाँ पर यू नॉट लेके चल रही हूँ, उसको बाद में इक्वल्स टू 1 कर दूँगी। इसके साथ ही आप एक चीज़ देखोगे कि मैंने यहाँ कोई भी यू आई ऑफ जी आई ऑफ एक्स नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमारे पास जितने में यू आई थे 3 थे ना, मैं G1 G2 G3, वो तीनों के करस्पॉन्डिंग जो यू आईज़ हैं वो 0 आए हैं। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ लिखूँगी भी, देन से u1 ले लिया मैंने। ठीक है, u1 G1 ऑफ एक्स, हम मुझे पता है u1 0 है, मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये एट देन 0 ही हो जाएगा। 0 को किसी भी चीज़ में हमें पता है कि चाहे सब्ट्रैक्ट करो ऐड करो वो 0 ही होता है, इसलिए मैंने वो लिखा ही नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो, बट उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन में अब बस इतने ही वेरिएबल्स बच रहे हैं जिसको हमें फाउंड करना है। हमें पता है यहाँ यू नॉट 0 है, तो बेसिकली हमें v1 बस फाइंड करना है कि क्या है। ठीक है, डेल एफ ऑफ एक्स बार और डेल एच ऑफ एक्स बार, ये हम वैल्यूज़ ऊपर निकाली थी, एक ये रही, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये देखो ये इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करो तो ये इक्वेशन आती है। हमें पता है यहाँ यू नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो v की वैल्यू आ गई -8/5, और यही हमारा सोल्यूशन है जो हमें चाहिए। देखो यू नॉट क्या है 1 है, u1 0, u2 0, u3 0, v की वैल्यू क्या आई -8/5। तो के के लिए सोल्यूशन में यही रिक्वायर्ड लैग्रेंज मल्टीप्लायर है जो हमें फाउंड करना था, यही सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसके साथ ही मानो कि आपको एक पर्टिकुलर केस गिवन है जिसमें हमें यू नॉट को 5 लेना है। ठीक है, ये आपको पेपर में गिवन है कि ये पर्टिकुलर केस है, तो क्या हम सिंपली क्या करेंगे कि यू नॉट की जगह 5 रख देंगे। जब हम यू नॉट को 1 रख रहे थे ना, इसको 1 की जगह इसकी वैल्यू 5 रख देंगे। 5 रख के इसको सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई -8। ठीक है, सो यही था आपका के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगा। इस पे अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जहाँ पे ये सेटिस्फाई होगा और कहीं जगह नहीं होगा। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी आपको ये कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।